किस्तु नंबर 2। वो मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और बोलने लगे। तुम अब जवान हो गए हो, यकीनन मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते हो। मैं एक जवान औरत हूं। तुम्हारे अबू तो 2 साल बाद सिर्फ 1 माह के लिए आते हैं, और इस दौरान भी वो मुझे कोई जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिनसी तौर पर कमजोर हैं। इसलिए हम एक ही बेटा पैदा कर सके। ये बात उन्होंने झूठ कही थी, इसलिए समझें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोगों से ताल्लुकात कायम करना पड़े। अम्मी ने कहा, बेटा मैं क्या करूं? कब तक अपनी जरूरतों को दबाकर घट घट कर जीऊं? अम्मी ने रोना शुरू कर दिया था। उनकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो कहे तो ठीक रही हैं। उनकी जरूरत पूरी करना अबू का काम था। अगर वो इसमें नाकाम थे या यहां नहीं रहते थे, तो अब उम्मी को अपने लिए कुछ तो करना था। समाज और मजहब के लिहाज से ये सब गलत था, लेकिन औरत की ख्वाहिशात भी अपनी जगह एक अहमियत रखती थीं। मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, कौन है वो? तुम जानते हो किसकी बात कर रही हैं? वही मोबाइल वाला फैसल, जिसकी निकड़ पर दुकान है। मैं उसको जानता था। 1 नंबर का ठरकी था। 2 साल से स्कूल छोड़कर मोबाइल की दुकान खोल ली थी। उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ा था। नालायक था। 3 साल मीट्रिक में लगा दिए थे। अच्छा, तो ये मोबाइल उसका है? मैंने अम्मी को कहा। हाँ, उसका है। कब से चल रहा है ये सब? मैंने दोबारा पूछा। 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो उसके अलावा किसी और के साथ किया कभी? हाँ, अम्मी धीरे से बोले। कौन था वो? जम में जो ट्रेनर्स है, उसके दोस्त के साथ करती रही। वो बाहर चला गया, अब तो फैसल के साथ। यानी बहुत पुराना चल रहा है ये सिलसिला। हाँ बेटा, पहले तुम्हारे अबू का एक दोस्त था जब तुम छोटे थे। अब वो दूसरे शहर चला गया है। मोहल्ले में किसी और नहीं, मोहल्ले में किसी के साथ नहीं करती, सिवाय फैसल के। वो भी गंदी गली की तरफ से आता है ताकि किसी को शक ना हो। अब मैं समझा कि वो आवाज जो गेट खुलने और बंद होने की थी, मुझे कैसे सुनाई दी। असल में मेरे कमरे के पीछे गंदी गली थी जो काफी तंग थी, और उसमें मकान की छतों और बाहर निकले छतों की वजह से दिन में भी तकरीबन अंधेरा ही छाया रहता था। क्या फैसल रोज आता है? मैंने उम्मी से पूछा। नहीं, जब मैं बुलाऊं तभी आता है। मैंने कहा, ओके, जिंदगी आपकी है, इसको अपनी मर्जी से गुजारें, लेकिन जो भी करें एहतियात से करें। मम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और बोली, शक्र है बेटा। अरे, तुम्हें तो बुखार है, चलो कुछ खा लो और दवा लेकर आराम करो। उन्होंने मुझे हल्का खाना बनाकर दवा दी, जिसको खाकर मैं सो गया। वो मोबाइल मैंने उम्मी को दे दिया था। शाम को जब मैं सोकर उठा तो काफी बेहतर था। बुखार उतर चुका था, लेकिन कमजोरी थी। बाहर आया तो उम्मी नजर नहीं आए। उनके बेडरूम में गया तो वो सो रही थीं। उम्मी ने दिन को नहाते वक्त जो ड्रेस पहना था, इसकी बजाय इस वक्त वो एक काले रंग की नाइटी में मलबूस थीं। कमरे में बिल्कुल एसी चल रहा था। उम्मी दरवाजे की जानिब कमर करके लेटी सो रही थीं। आमतौर पर उम्मी रात को ऐसा ड्रेस पहनती थीं। आज से पहले उनको इस तरह देखकर मुझे अपने दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई थी, लेकिन आज जो हुआ, इसके बाद मैं भी उम्मी को किसी और नजर से देखने लगा। ये देखकर मैंने खुद को मिलामत की और सोचा, ये मेरी उम्मी हैं, उनके बारे में भला मैं ऐसे कैसा सोच सकता हूं। अभी मैं ये मंजर देखने में मशगूल ही था कि उम्मी जाग गई। उन्होंने क्रोट लेकर एक भरपूर अंगड़ाई ली, जिससे नाइटी उनकी रानों से ऊपर होती हुई उनकी जाए मखसूसा पर आ टुकी। यकदम उनकी नजर मुझ पर पड़ी, जो उनको एकटुक देखे जा रहा था। वो उठकर बेड पर बैठ गईं और मेरी तरफ देखकर बोलीं, क्या देख रहे हो राहील? मैं बौखला गया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अम्मी। इमी मेरी घबराहट को एंजॉय करते हुए बोलें, शरारती, शर्म नहीं आती अपनी सगी मां को यूं ताड़ते हुए? मैं शर्मंदा सा होकर बाहर आ गया और लाउंज में बैठकर टीवी ऑन करके देखने लगा। कुछ देर बाद उमी भी फ्रेश होकर निकले। उन्होंने वही नाइटी पहनी हुई थी, ड्रेस नहीं पहना था, जबकि उससे पहले वो सिर्फ रात को सूते वक्त ही नाइटी पहना करती थी। शायद अब ये जान चुकी थी कि मुझे उनकी किसी बात पर एतराज नहीं। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ लगाकर देखा और बोले, लगता है बुखार उतर गया।
मैंने कहा, जी, कमजोरी है। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चाय बनाती हूं, साथ कुछ खा लो। उन्होंने चाय के साथ नगेट्स बना लिए। हम दोनों ने खामोशी से चाय पी। फिर अम्मी किचन में मसरूफ हो गईं। मैंने सोचा, चलो तबाइयत कुछ बेहतर है तो बाहर दोस्तों के साथ खेल को निकलूं। लेकिन अम्मी ने जाने से मना कर दिया कि कमजोरी हो जाएगी, आज खेल की छुट्टी करो। वो भी किचन से फ्री होकर मेरे पास आ गईं और मेरे साथ सोफे पर जड़कर बैठ गईं। उनके जिस्म से उठने वाली महक से मैं दोबारा पागल होने लगा। टीवी पर एक इंडियन फिल्म लगी थी, खास मनाजिर की थी। मैंने चैनल बदलना चाहा तो अम्मी ने कहा, रहने दो, मुझे देखनी है। अब फिल्म में जब कोई वो मंजर आता तो मैं उम्मी की जानिब देखता, जो मजे से अब अपनी टांगों को एक दूसरे पर रखे बैठी थीं। यकदम उन्होंने मुझसे पूछा, राहील, एक बात तो बताओ। मैंने कहा, जी। तुम्हारी कोई दोस्त है? मैंने कहा, नहीं। असल में लड़कियों की एजुकेशन में पढ़ता था। वैसे तो क्लास में सभी लड़कियों से स्कूल की हद तक हाय हेलो थी। मेरे कुछ क्लास फेलोज ने लड़कियां फंसा रखी थीं और वो लोग एक्सरसाइज भी करते थे, लेकिन मैं उन सब चक्रों से दूर ही रहता था। कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? इतनी सारी लड़कियां तुम्हारी क्लास में पढ़ती हैं, आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस स्कूल की हद तक हाय हेलो है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें नाइटफॉल तो होता होगा? उम्मी शायद आज किसी और ही मोड में थीं। मैंने शर्मा कर कहा, जी उम्मी, होता है। पहले इस बारे में नहीं पता था, फिर दोस्तों ने बता दिया। फिल्में देखते हो? उसका तीसरा सवाल। जी, देखता हूं और देख भी रहा हूं। मैंने टीवी की तरफ इशारा किया। ये वाली नहीं, दूसरी वाली फिल्मों का पूछ रही हूं। उम्मी ने कहा। मैं समझ गया कि मेरी चालू अम्मी क्या पूछ रही है। मैंने भी सारी शर्म बलाए ताक रखी और बोला, वो भी देखता हूं। उसका मतलब मेरा लाल जवान हो गया है। एमी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी बातों और उनके जिस्म से उठने वाली महक से मेरा हाल खराब होने लगा। मैंने अपनी टांगें एक दूसरे के ऊपर रखकर छिपाना चाहा, कहीं उम्मी की नजर न पड़ जाए, लेकिन इम्मी भी समझ गईं सारा माजरा। उन्होंने कहा, शाम को मेरे बेडरूम में क्या देख रहे थे? मेरा हल्क खश्क गया। मैंने सिर झुका लिया। तुम्हारी गलती नहीं, उस उम्र में ऐसा होता है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, ये सब मुझे पता है, तुम क्या सोच रहे हो? इम्मी ने शायद मेरा दिमाग पढ़ लिया था। कोई गर्लफ्रेंड बनाओ या और उसके साथ सब करो, और हां, कभी भूल कर भी बड़ी उम्र की औरत के साथ दोस्ती न करना। आज से हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो, मंजूर है? उम्मी ने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, ओके उम्मी, मंजूर है। गुड, ये हुई बात। मैंने पूछा इमी से, वो मोबाइल ले गया क्या अपना? इमी ने कहा, हाँ, जब तुम सो रहे थे दिन को तो वो आया था मोबाइल लेने। मैंने कहा, सिर्फ मोबाइल ही लिया या कुछ किया भी? इमी हंसती, बेशर्म, अपनी मां से क्या पूछ रहा है? अम्मी से नहीं, दोस्त से। मैंने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर अम्मी ने कहा, हाँ, जो काम दिन को तुम्हारे अचानक आने से अधूरा रह गया था वो पूरा किया। अच्छा, इसीलिए आपने नाइटी पहनी हुई है? मैंने कहा, हाँ, दोबारा नाइटी पहनकर ही सो गई थी। अम्मी, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो। आप फैसल के साथ खुश तो हैं ना? मैंने कहा, हाँ बेटा। अम्मी, वो भी तो एक लड़का है, आपकी उम्र से छोटा, तो आपने मुझे क्यों मना किया? वो इसलिए, मेरे दोस्त, बड़ी उम्र की औरत लड़कों को चूस कर उनकी सारी ताकत खत्म कर देती है। मैं इसीलिए तो फुट हूं। अब समझे? जी अम्मी, समझ गया। फिर रात का खाना खाकर हम लोगों ने कुछ देर टीवी देखी और सो गए। अम्मी ने सूते वक्त मुझे दोबारा दवा दी। इस बार उन्होंने एक गोली की बजाय 2 मुख्तलिफ गोलियां दें। मैंने पूछा, ये दूसरी गोली किस चीज की है? अम्मी ने बताया, ये कमजोरी दौर करने के लिए है। खैर, गोली खाकर कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। अजीब सी सस्ती छाई हुई थी, सिर भारी था। मैं समझ न सका माजरा क्या है। खैर, उठा और जाकर वॉशरूम में शावर ऑन करके खड़ा हो गया।
ठंडे पानी से नहाकर तबीयत फरेश हो गई। बाहर आकर देखा तो उम्मी नजर नहीं आई। मैंने उनके कमरे में जाकर देखा तो उम्मी सो रही थी। हैरत की बात यह थी कि उनकी नाइटी, जो वो कल से पहने हुई थी, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। उन्होंने चादर ऊपर ओढ़ रखी थी। मुझे शक हुआ, शायद रात को भी अम्मी ने, वरना उससे पहले तो रात को कभी नहीं सोई थी। लेकिन रात कौन था, फैसल या कोई और? किस वक्त आया और कब गया, मुझे क्यों नहीं पता चला। फिर मुझे याद आया कि उम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और स्कूल भी मिस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली उम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थी। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आए। इनकी आंखों से पता चल रहा था। मजीद देखें किस्त नंबर 3 में। किस्त नंबर 2, वो मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और बोलने लगे, तुम अब जवान हो गए हो, यकीनन मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते हो। मैं एक जवान औरत हूं। तुम्हारे अबू तो 2 साल बाद सिर्फ 1 माह के लिए आते हैं और इस दौरान भी वो मुझे कोई जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिनसी तौर पर कमजोर हैं। इसलिए हम एक ही बेटा पैदा कर सके। ये बात उन्होंने झूठ कही थी, इसलिए समझें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे लोगों से ताल्लुकात कायम करना पड़े। अम्मी ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, कब तक अपनी जरूरतों को दबाकर घट घट कर जीऊं? अम्मी ने रोना शुरू कर दिया था। उनकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो कहे तो ठीक रही हैं। उनकी जरूरत पूरी करना अबू का काम था। अगर वो इसमें नाकाम थे या यहां नहीं रहते थे तो अब उम्मी को अपने लिए कुछ तो करना था। समाज और मजहब के लिहाज से ये सब गलत था, लेकिन औरत की ख्वाहिशात भी अपनी जगह एक अहमियत रखती थीं। मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, कौन है वो? तुम जानते हो किसकी बात कर रही हैं? वही मोबाइल वाला फैसल, जिसकी निकड़ पर दुकान है। मैं उसको जानता था। 1 नंबर का ठरकी था। 2 साल से स्कूल छोड़कर मोबाइल की दुकान खोल ली थी। उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ा था, नालायक था। 3 साल में ट्रक में लगा दिए थे। अच्छा, तो ये मोबाइल उसका है? मैंने अम्मी को कहा। हाँ, उसका है। कब से चल रहा है ये सब? मैंने दोबारा पूछा। 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो उसके अलावा किसी और के साथ किया कभी? हाँ, अम्मी धीरे से बोले। कौन था वो? जम में जो ट्रेनर्स है, उसके दोस्त के साथ करती रही। वो बाहर चला गया, अब तो फैसल के साथ। यानी बहुत पुराना चल रहा है ये सिलसिला। हाँ बेटा, पहले तुम्हारे अबू का एक दोस्त था जब तुम छोटे थे। अब वो दूसरे शहर चला गया है। मोहल्ले में किसी और नहीं, मोहल्ले में किसी के साथ नहीं करती सिवाय फैसल के। वो भी गंदी गली की तरफ से आता है ताकि किसी को शक ना हो। अब मैं समझा कि वो आवाज जो गेट खुलने और बंद होने की थी, मुझे कैसे सुनाई दी। असल में मेरे कमरे के पीछे गंदी गली थी जो काफी तंग थी और उसमें मकान की छतों और बाहर निकले छतों की वजह से दिन में भी तकरीबन अंधेरा ही छाया रहता था। क्या फैसल रोज आता है? मैंने उम्मी से पूछा। नहीं, जब मैं बुलाऊं तभी आता है। मैंने कहा, ओके, जिंदगी आपकी है, इसको अपनी मर्जी से गुजारें, लेकिन जो भी करें एहतियात से करें। मम्मी ने मेरा माथा चूम लिया और बोली, शक्र है बेटा। अरे तुम्हें तो बुखार है, चलो कुछ खा लो और दवा लेकर आराम करो। उन्होंने मुझे हल्का खाना बनाकर दवा दी, जिसको खाकर मैं सो गया। वो मोबाइल मैंने उम्मी को दे दिया था। शाम को जब मैं सोकर उठा तो काफी बेहतर था। बुखार उतर चुका था, लेकिन कमजोरी थी। बाहर आया तो उम्मी नजर नहीं आए। उनके बेडरूम में गया तो वो सो रही थीं। उम्मी ने दिन को नहाते वक्त जो ड्रेस पहना था, इसकी बजाय इस वक्त वो एक काले रंग की नाइटी में मलबूस थीं। कमरे में बिल्कुल एसी चल रहा था। उम्मी दरवाजे की जानिब कमर करके लेटी सो रही थीं। आमतौर पर उम्मी रात को ऐसा ड्रेस पहनती थीं। आज से पहले उनको इस तरह देखकर मुझे अपने दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई थी, लेकिन आज जो हुआ, इसके बाद मैं भी उम्मी को किसी और नजर से देखने लगा। ये देखकर मैंने खुद को मिलामत की और सोचा,
ये मेरी उम्मी है, उनके बारे में भला मैं ऐसे कैसा सोच सकता हूँ। अभी मैं ये मंजर देखने में मशगूल ही था कि उम्मी जाग गई। उन्होंने क्रोट लेकर एक भरपूर अंगड़ाई ली, जिससे नाइटी उनकी रानों से ऊपर होती हुई उनकी जाए मखसूसा पर आ टुकी। यकदम उनकी नजर मुझ पर पड़ी, जो उनको एकटुक देखे जा रहा था। वो उठकर बेड पर बैठ गईं और मेरी तरफ देखकर बोलीं, क्या देख रहे हो राहील? मैं बौखला गया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अम्मी। इमी मेरी घबराहट को अंजुआए करते हुए बोले, शरारती, शर्म नहीं आती अपनी सगी मां को यूं ताड़ते हुए? मैं शर्मंदा सा होकर बाहर आ गया और लाउंज में बैठकर टीवी ऑन करके देखने लगा। कुछ देर बाद उमी भी फ्रेश होकर निकले। उन्होंने वही नाइटी पहनी हुई थी, ड्रेस नहीं पहना था, जबकि उससे पहले वो सिर्फ रात को सूते वक्त ही नाइटी पहना करती थी। शायद अब ये जान चुकी थीं कि मुझे उनकी किसी बात पर एतराज नहीं। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ लगाकर देखा और बोले, लगता है बुखार उतर गया। मैंने कहा, जी, कमजोरी है। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं चाय बनाती हूं, साथ कुछ खा लो। उन्होंने चाय के साथ नगटिस बना लिए। हम दोनों ने खामोशी से चाय पी। फिर अम्मी किचन में मसरूफ हो गईं। मैंने सोचा, चलो तबाइयत कुछ बेहतर है तो बाहर दोस्तों के साथ खेल को निकलूं। लेकिन अम्मी ने जाने से मना कर दिया कि कमजोरी हो जाएगी, आज खेल की छुट्टी करो। वो भी किचन से फ्री होकर मेरे पास आ गईं और मेरे साथ सोफे पर जड़कर बैठ गई। उनके जिस्म से उठने वाली महक से मैं दोबारा पागल होने लगा। टीवी पर एक अंडीन फिल्म लगी थी, खास मनाजिर की थी। मैंने चैनल बदलना चाहा तो अम्मी ने कहा, रहने दो, मुझे देखनी है। अब फिल्म में जब कोई वो मंजर आता तो मैं उम्मी की जानिब देखता, जो मजे से अब अपनी टांगों को एक दूसरे पर रखे बैठी थीं। यकदम उन्होंने मुझसे पूछा, राहील, एक बात तो बताओ। मैंने कहा, जी। तुम्हारी कोई दोस्त है? मैंने कहा, नहीं। असल में लड़कियों की एजुकेशन में पढ़ता था। वैसे तो क्लास में सभी लड़कियों से स्कूल की हद तक हाय हेलो थी। मेरे कुछ क्लास फेलोज ने लड़कियां फंसा रखी थीं और वो लोग एक्सरसाइज भी करते थे, लेकिन मैं उन सब चक्रों से दूर ही रहता था, कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? इतनी सारी लड़कियां तुम्हारी क्लास में पढ़ती हैं, आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस स्कूल की हद तक हाय हेलो है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें नाइटफॉल तो होता होगा? उम्मी शायद आज किसी और ही मोड में थीं। मैंने शर्मा कर कहा, जी उम्मी, होता है, पहले इस बारे में नहीं पता था, फिर दोस्तों ने बता दिया। फिल्में देखते हो? उसका तीसरा सवाल। जी, देखता हूं और देख भी रहा हूं। मैंने टीवी की तरफ इशारा किया। ये वाली नहीं, दूसरी वाली फिल्मों का पूछ रही हूं। उम्मी ने कहा। मैं समझ गया कि मेरी चालू अम्मी क्या पूछ रही है। मैंने भी सारी शर्म बलाए ताक रखी और बोला, वो भी देखता हूं। उसका मतलब मेरा लाल जवान हो गया है। एमी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी बातों और उनके जिस्म से उठने वाली महक से मेरा हाल खराब होने लगा। मैंने अपनी टांगें एक दूसरे के ऊपर रखकर छिपाना चाहा, कहीं उम्मी की नजर न पड़ जाए, लेकिन इम्मी भी समझ गईं सारा माजरा। उन्होंने कहा, शाम को मेरे बेडरूम में क्या देख रहे थे? मेरा हल्क खश्क गया। मैंने सिर झुका लिया। तुम्हारी गलती नहीं, उस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, ये सब मुझे पता है, तुम क्या सोच रहे हो? इम्मी ने शायद मेरा दिमाग पढ़ लिया था। कोई गर्लफ्रेंड बनाओ या और उसके साथ सब करो, और हां, कभी भूल कर भी बड़ी उम्र की औरत के साथ दोस्ती न करना। आज से हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बोलो, मंजूर है? उम्मी ने अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, ओके उम्मी, मंजूर है। गुड, ये हुई बात। मैंने पूछा इमी से, वो मोबाइल ले गया क्या अपना? इमी ने कहा, हाँ, जब तुम सो रहे थे दिन को तो वो आया था मोबाइल लेने। मैंने कहा, सिर्फ मोबाइल ही लिया या कुछ किया अभी? इमी हंसती, बेशर्म, अपनी मां से क्या पूछ रहा है? अम्मी से नहीं, दोस्त से। मैंने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर अम्मी ने कहा, हाँ, जो काम दिन को तुम्हारे अचानक आने से अधूरा रह गया था वो पूरा किया। अच्छा,
इसीलिए आपने नाइटी पहनी हुई है। मैंने कहा, हाँ, दोबारा नाइटी पहनकर ही सो गई थी। मम्मी, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो। आप फैसल के साथ खुश तो हैं ना? मैंने कहा, हाँ बेटा। मम्मी, वो भी तो एक लड़का है, आपकी उम्र से छोटा, तो आपने मुझे क्यों मना किया? वो इसलिए, मेरे दोस्त, बड़ी उम्र की औरत लड़कों को चूस कर उनकी सारी ताकत खत्म कर देती है। मैं इसीलिए तो फुट हूं। अब समझे? जी अम्मी, समझ गया। फिर रात का खाना खाकर हम लोगों ने कुछ देर टीवी देखी और सो गए। अम्मी ने सूते वक्त मुझे दोबारा दवा दी। इस बार उन्होंने एक गोली की बजाय 2 मुख्तलिफ गोलियां दें। मैंने पूछा, ये दूसरी गोली किस चीज की है? अम्मी ने बताया, ये कमजोरी दौर करने के लिए है। खैर, गोली खाकर कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह जब मेरी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। अजीब सी सस्ती छाई हुई थी, सर भारी था। मैं समझ न सका माजरा क्या है। खैर, उठा और जाकर वॉशरूम में शावर ऑन करके खड़ा हो गया। ठंडे पानी से नहाकर तबीयत फरेश हो गई। बाहर आकर देखा तो उम्मी नजर नहीं आई। मैंने उनके कमरे में जाकर देखा तो उम्मी सो रही थी। हैरत की बात यह थी कि उनकी नाइटी, जो वो कल से पहने हुई थी, बेड के नीचे पड़ी हुई थी। उन्होंने चादर ऊपर ओढ़ रखी थी। मुझे शक हुआ, शायद रात को भी अम्मी ने, वरना उससे पहले तो रात को कभी नहीं सोई थीं। लेकिन रात कौन था, फैसल या कोई और? किस वक्त आया और कब गया, मुझे क्यों नहीं पता चला। फिर मुझे याद आया कि उम्मी ने मुझे रात बुखार की गोली के साथ यकीनन नींद की गोली दी होगी। जभी तो मैं आज इतनी देर तक सोया रहा और स्कूल भी मिस हो गया, जबकि मुझसे पहले उठने वाली उम्मी भी उस वक्त गहरी नींद सो रही थीं। पता नहीं कब ये लोग फरी हुए होंगे। मैंने उनको जगाना मुनासिब न समझा और बाहर आकर टीवी देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उम्मी अपने कमरे से आंखें मिलती हुई बाहर आए। इनकी आंखों से पता चल रहा था। मजीद देखें किस्त नंबर 3 में।